हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। सो आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। जैसे कि सीडीपी की पीवाईक्यूज हम लोग ने शुरू करे थे, तो आज थर्ड क्लास रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना चैनल को। सो चलिए शुरू करते हैं। खैर, इससे पहले बता दूं कि पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। सो वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ्स आपको जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उन सभी की पीडीएफ और प्लस ये आज क्लास जो होने वाली है इसकी भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं अपना टाइम टेबल की किस तरीके से हम क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, वीक में 6 डेज होते हैं। 3 डेज हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। 3 डेज हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 3 डेज हम कंटेंट को प्रैक्टिस करते हैं। समझ रहे हैं, सीडीपी का ही कंटेंट रहता है और प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से, जहां से एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। सो अगर क्लास देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे विजिट करके अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां से आपको इजिली मिल जाएंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो हैं डैश पहले हासिल करते हैं और फिर डैश के कौशल को सीखते हैं ना। तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, अगर हम उनके फिजिकल डेवलपमेंट को देखते हैं तो बच्चे कौन सी चीजें हैं जो पहले उनके पास रहती है और फिर धीरे धीरे वो चीजें कुछ और स्किल्स हैं जो वो गेन करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस के बेसिस पे हमें आंसर करना है। ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स या फिर फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि क्या बच्चे में पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आ जाते हैं उसके बाद फाइन मोटर स्किल आते हैं, या फिर पहले फाइन मोटर स्किल आते हैं और उसके बाद ग्रॉस मोटर स्किल आएंगे, ठीक है। बच्चे लैंग्वेज पहले सीख जाते हैं या फिर एनालिटिकल रीजनिंग बाद में उन्हें आती है। तो फिलहाल यहाँ पे हम ऑप्शंस के बेसिस पे देखते हैं अगर, तो पहला ऑप्शन हमारा बेस्ट हो जाएगा ना। अब क्यों और कैसे ये हम समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं और फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं ना। तो देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी लाइक कोई भी चीज अगर उन्हें होल्ड करनी होती है तो वो अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके, यानी कि अपनी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करके शुरुआत में वो चीजों को होल्ड करने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें क्या उनमें क्या होता है कि उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे कि हाथ की मसल्स हो गई ना, उनका यूज करना वो सीखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें पेंसिल होल्ड करनी है तो वो फिर धीरे धीरे ही उनमें फाइन मोटर स्किल आता है ना कि वो प्रॉपर तरीके से पेंसिल को होल्ड कर सके। स्टार्टिंग में वो पूरे हाथ का इस्तेमाल करके, ठीक है, जो पेंसिल होगी उसको होल्ड करते हैं। समझ रहे होंगे। तो ये चीजें होती हैं ओवरऑल, जहां पे बच्चे में पहले बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करना भी वो सीख जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बेहतर होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि जैसे कि अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने लास्ट मतलब पहली बार, लास्ट तो अभी रिसेंटली मैंने 2023 का पेपर भी दिया था सीटेट का, ठीक है, और 100+ स्कोर कर रखा है। तो अगर जैसे पहली बार मैंने दिया था 2020 में, जब मैं डीएलएड कर ही रही थी उस वक्त, ठीक है। तो देखिए, होता तो वही है ना कि चाहे इजी हो या पैटर्न की बात अलग होती है कि अभी आपका पैटर्न चेंज हुआ है ना, ठीक है। तो पैटर्न चेंज होना ऑब्वियस सी बात है, वो आपका लेवल अप कर देता है ना, बिकॉज अभी तक आप जिस रास्ते से चले आ रहे थे अचानक आपका रास्ता चेंज हो गया ना। तो फिर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे इजी हो जाती है आपके लिए भी। तो शुरुआत में तो भाई मेरे लिए भी नया ही नया था, तो आप उसको इजी या डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं प्रॉपर वे में, एक सही रास्ते में पढ़ाई करते हैं, तो हर एक चीज इजी होती है, ठीक है। अगर आपका रास्ता सही नहीं है, आप प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हर एक इजी से इजी चीज भी आपके लिए डिफिकल्ट होने वाली है। समझ रहे हैं। सो ऑप्शन खैर यहाँ पे फर्स्ट होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं, ठीक है। अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उस वक्त के जो भी सिद्धांत प्रिंसिपल्स थे वो बच्चों के विकास को लेकर के क्या अपना एक तरीके से विचार रखते हैं, उनका क्या व्यू है। तो क्या उनका मानना था कि बच्चे जो है कोरी पट्टी के समान है क्या, बच्चे एक ब्लैंक स्लेट होते हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल
पूरी तरीके से ढाला जा सकता है। तो भाई ये चीज कहना तो गलत होगा कि बच्चे कोरिलेट होते हैं, बिल्कुल नहीं। ना, बच्चों में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं तभी तो वो आकर के यहाँ पे भाई अपना जो भी है थोड़ा बहुत चीजें शो करते रहते हैं ना। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक स्लेट बिल्कुल नहीं होते हैं बच्चे। सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी होते हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, बिल्कुल। भाई बच्चे क्या है, प्रॉपर एक्टिव प्राणी है, ठीक है। उनको आप निष्क्रिय या फिर कोरी स्लेट समझ के बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड ही बेहतर हो जाएगा, सेकंड बेहतर होगा। और मूव करेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है ना कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट जान लेते हैं। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है क्या। देखिए केवल आते ही ना इसने क्या कर दिया, आंसर को लिमिट कर दिया। केवल वर्ड ही आपका निगेटिव है और केवल पर्यावरण कारक क्या जिम्मेदार होता है क्या विकास में, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। केवल आनुवांशिक कारक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा 1 साल 2 साल की उम्र में अगर वो लैंग्वेज सीख गया है तो तीसरे या चौथे साल में फिर गायब हो जाएगा क्या भाषा उसका, बिल्कुल नहीं। अगर उसने एक बार कोई लैंग्वेज एक्वायर कर ली है तो लाइफ टाइम चलने वाला है उसका वो चीज, ठीक है। जो भी चीजें उसने सीख ली है 3 साल की उम्र तक, वो चीजें ऐसा थोड़ी ना है कि 4-5 साल में आकर के वो फिर से भूल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। बचता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, यानी कि विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। भाई डेवलपमेंट काफी एक तरीके से देखा जाए ना तो ये एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिक वे में चलती है, ठीक है। और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो ये चीज होगी। और जैसे शुरुआत में पर्यावरण और अनुवांशिकता हेरिडिटी की बात करी गई है ना, तो देखिए इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है ना वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मल्टीप्लिकेटिव होता है। क्या होता है, गुणात्मक होता है। और ये स्टेटमेंट आपसे एज इट इज ऐसे ही पूछ लिया जाता है ना कि हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता और एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण बच्चे के विकास में क्या है, क्या उनका समेशन उसके इक्वल होता है या फिर उनका मल्टीप्लीकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है भाई क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा। यानी कि जितना मान लीजिए बच्चे के हेरिडिटी से कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उसको जन्मजात मिली हुई हैं, तो अगर इस एनवायरनमेंट उसको एक बेहतर मिल गया ना तो एनवायरनमेंट के थ्रू वो उसको बिल्कुल, देखिए हेरिडिटी से जो चीजें मिल जाती हैं वो उसका इलाज तो संभव नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। बट उसको हम प्रैक्टिस के थ्रू हल्का कम कर सकते हैं, ये चीजें होती हैं। लेकिन मान लीजिए हेरिडिटी में बच्चे को बहुत अच्छी जीन्स मिले हुए ना, बहुत अच्छी चीजें मिली हुई हैं, लेकिन अगर उसको एनवायरनमेंट गंदा मिल गया ना इस दुनिया में आने के बाद, तो वो भी बर्बाद होना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसी एक को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं कि प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि होती है ना। प्रतीक यानी कि जो सिंबल्स होते हैं ये किस उम्र में बच्चे जो हैं अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, जो आप स्टेजेस देख पा रहे हैं जीन प्याजे की थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है। और जीन प्याजे क्या कहते हैं भाई कि किस स्टेज में बच्चे जो है प्रतीकों के थ्रू खेलना शुरू कर देते हैं। प्रतीक इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को पता है कि कार कैसी दिखती है ना, कार कैसी होती है, ठीक है। अभी मान लीजिए उसके पास कार, एक्चुअल कार नहीं है, लेकिन उसको पता है कि भाई कार कैसी होती है, किस तरीके से आवाज करती है, तो वो प्रॉपर को एक डंडा ही मिल जाए, स्टिक ही मिल जाए, उसको ही लेकर के वो अपनी कार बना के घूमता फिरेगा, ठीक है। तो वहां पे वो सिंबल्स के बेसिस पे वो अभी समझ पा रहा है कि कार कैसी चलती है, वो मुंह से आवाज भी निकालेगा और चलाएगा भी उसको प्रॉपर मजे से। तो ये चीजें हो जाती हैं। और इस तरह की प्रॉपर्टी बच्चे किस स्टेज में शो करने लगते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में तो नहीं करेंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे इस उम्र में होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे ये प्रॉपर्टी शो करने लग जाते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका बेहतर होगा, सेकेंड ऑप्शन बेस्ट होगा। मूव करेंगे। देखिए डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे इतना नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम थ्योरी भी लेकर के चल रहे हैं और अभी तक हमने कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग की थ्योरी, भाई राइटिंग बहुत गंदी हो रही है, कोहलबर्ग और जीन प्याजे को ही हमने डिस्कस किया है ना, तो आप देख सकते हैं जा करके, इनकी थ्योरीज ही हमने डिस्कस करी हुई है। तो फिर से यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल में तो आपका टाइम भी लगने वाला है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट पे ना।
अगेन प्याजे से क्वेश्चन है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है ना। देखिए बच्चे के पास कुछ बॉल्स थे, ठीक है, उनको होल्ड करने का तरीका अलग होता है, भाई दोनों हाथों का इस्तेमाल करके वो उसको उठाएगी, लेकिन अगर वहीं पे उसको रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में कुछ चीजें दे दी जाए, ठीक है, खैर इन्होंने बोला समकोण में, ठीक है, तो उसको किस तरीके से बच्चा होल्ड करना सीखेगा, ठीक है, स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो, तो किस तरीके से होल्ड करना सीखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपना पोस्चर हाथ का चेंज करना पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, मतलब शुरुआत में हमने उसको जो चीजें सर्कल में थी, सर्कुलर शेप में थी, उनको होल्ड करना सिखाया, उसने इस चीज को अपने स्कीमा में स्टोर कर लिया, फिर हमने उसके सामने ये सारी चीजें लाके रख दी, ठीक है, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में थी, स्क्वायर शेप में थी, अभी वो कैसे होल्ड करेगा इस चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने स्कीमा में बदलाव करेगा, मॉडिफाई करेगा ना, कि नहीं भाई इसको तो हम ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से उसने अपने स्कीमा में समायोजन का काम किया है, एकोमोडेशन का काम किया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बेहतर हो जाएगा आपका। देखिए लॉरेंस कोल्बो के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है, ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या होती हैं, यानी कि बच्चे का जो एक तरीके से पर्सनल नीड्स होती है ना, बच्चे की जो पर्सनल नीड्स होती हैं वो किस तरीके से उनको डिटरमाइन करते हैं ना, अपने पर्सनल नीड को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, ये किस स्टेज की प्रॉपर्टी है, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से थ्योरी में क्लियर किया था कि भाई लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है, और हर लेवल जो है ना टू टू स्टेजेस में डिवाइड हो रखा है। तो जो पहला ही लेवल है ना, फर्स्ट लेवल ही, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेवल का सेकेंड स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट लेवल का जो सेकेंड स्टेज होगा, यहीं पर मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो होते हैं ना टिड फॉर टैड पे एक तो काम करते हैं, टिट फॉर टैट, यानी कि जो उनके साथ जैसा बिहेव करेगा वो उसके साथ एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, देखिए जितने भी कीवर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, अगर वो चीजें आप दिमाग में रख के चलते हैं तो एक भी क्वेश्चन अगर इस थ्योरी से आता है आपसे बिल्कुल नहीं छूटने वाला होगा, ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो आपका। सो ऑप्शन मेरा फर्स्ट ही यहाँ पे बेहतर हो जाएगा, जहां पे बच्चे अपने सेटिस्फेक्शन को, अपने पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं ना, कि ठीक है नैतिकता को फॉलो कर लेते हैं, अगर घर वाले कह रहे हैं तो चीजें मान लेते हैं, ठीक है। और टिट फॉर टैट जैसी प्रॉपर्टी, यानी कि अहंकार की भावना में भी बच्चों, अहंकार की जो भावना होती है ना, वो भी बच्चे आपके सेकेंड स्टेज में ही शो करते हैं ना। लेवल पूछा जाएगा तो लेवल फर्स्ट होगा, और स्टेज पूछेंगे तो स्टेज सेकेंड होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बेहतर हो जाएगा हमारा। ओके सो मूव करेंगे नेक्स्ट पे। लीव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सीखने को सुशाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, बच्चे के लर्निंग को अगर फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कि आप उनको एक निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं ना कि बहुत गंदा किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इनाम देना चाहिए, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है, ठीक है। पाड़ प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल पाड़ ही प्रदान करेंगे, ठीक है। अब की वर्ड जैसे मैंने आपको बताया ना, कि जैसे जेड पीडी हो गया, इसके फोल्डिंग आपको पता होना चाहिए, ये इसके बारे में किसने बात करी है, एम के ओ कौन है, ठीक है। तो जेड पीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग यानी कि जहां पे बच्चे को आप पाड़ प्रोवाइड करा रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प दे रहे हैं ना, अब क्या होता है वो हम बता देते हैं। इसके फोल्डिंग पाड़ प्रोवाइड करना, यानी कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जिसने पहली बार अब जिसको आप पहली बार एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप क्या करने जा रहे हैं भाई, पहली बार एडिशन सब्सट्रैक्शन, कहाँ चला गया, हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप भाई, एक दो क्वेश्चन आपने क्या किया कि बच्चे को सॉल्व करके दे दिया, सिखा दिया उसे भाई कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन दे दिया आपने कि भाई चलिए अभी आप सॉल्व करके दिखाइए। तो ये होता है पार्ट प्रोवाइड करना, या फिर आपने उसको एक क्वेश्चन हाफ सॉल्व किया और फिर पूरा सॉल्व करने के लिए कह दिया, तो इस तरीके से आप बच्चे को पार्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसकी हेल्प से फिर वो अदर क्वेश्चंस को भी कर पाएगा ना, इसे ही बोलते हैं इसके फोल्डिंग। अगेन ली वाइगोत्स्की
क्या कहते हैं भाई कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि जो सोच होती है ना, बच्चे की थिंकिंग है, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है क्या? तो बिल्कुल कह सकते हैं कि, या फिर बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार ही नहीं है, ऐसा कहना तो गलत होगा। भाई इन्होंने तो लैंग्वेज पे ही काम किया है ना, एक कीवर्ड और यहाँ पे आपके सामने रख दिया जाए, SCL, यानी कि सोशल कल्चर एंड लैंग्वेज। तो भाषा से बहुत घनिष्ठ संबंध है लेवी वाइगोत्स्की ना, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब घटित होती है तब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंध होता है, बिल्कुल नहीं। का भाषा के विकास में कोई संबंध ही नहीं है, तो भाई पहला ऑप्शन की तरफ तेजी से बढ़ जाएंगे। भाई बच्चा लैंग्वेज कब सीखेगा? जब लोगों के साथ में वो बातचीत करेगा, ठीक है, उसका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन प्रॉपर वे में होगा, तभी वो चीजें सीख पाएगा बेहतर। नेक्स्ट क्या है ना, डैश कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार ही सीखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अब ये ऐसी कौन सी क्लासरूम है जहां पे बच्चा प्रॉपर एक्टिव रहता है, ठीक है, बच्चा प्रॉपर एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, उसका लर्निंग, उसकी गति, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रही है, यानी कि वहां पे कह सकते हैं एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रही है ना, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जहां भी चल रही होती है वो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है हमारी, ठीक है। वो एक कैसी क्लासरूम होगी भाई? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील कक्षा कक्ष होगी, जहां पे बच्चा केंद्र में है और टीचर अपनी जो भी रणनीति है वो बच्चे के हिसाब से तय कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार जैसा वो चाहता है वैसा उसने कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, अब देखिए बहुबुद्धि को समझ लेते हैं क्या है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसके बारे में हॉवर्ड गार्डनर बात करते हैं। कौन बात करता है? हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। इन्होंने कुछ 8 तरह की बुद्धि के बारे में बताया है और इनका कहना था कि जरूरी बिल्कुल नहीं है भाई कि किसी एक ही इंसान में किसी एक ही तरीके की बुद्धि हो। ये 8 बुद्धि हैं और एक इंसान में 8 बुद्धि हो सकती है। हो सकता है भाई कि कोई बुद्धि ज्यादा मात्रा में हो, कोई कम मात्रा में हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही बुद्धि सिर्फ पाई जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। एक निश्चित आईक्यू बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय ही तय हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका आईक्यू, आपकी बुद्धि जन्म के समय ही तय हो जाएगी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं हो सकती हैं भाई। तो यही स्टेटमेंट तो मैं आपको समझा रही थी कि बच्चा जो है, किसी में भी बच्चा हो, अडल्ट हो, जरूरी नहीं है कि एक ही बुद्धि हो सकता है उसमें डांसिंग टैलेंट भी हो, सिंगिंग टैलेंट भी हो ना, बहुत अच्छा ना हो सकता है थोड़ा बहुत आता हो ना, नेचर से भी उसको कनेक्शन फील होता हो, नेचर के प्रति उसमें वो हो, है ना, और हो सकता है कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत बेहतर हो सकती है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बेहतर हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। बालक और बालिकाओं की निजी भाषा, भाई प्राइवेट स्पीच ना, ये की वर्ड है। अगर आपने थ्योरी देखी होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि प्राइवेट स्पीच के बारे में कौन बात करता है ना। आगे क्वेश्चन रीड करने में भी आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्योंकि पेपर भी आपका बहुत लेंदी होता है, ठीक है, पेपर आपका काफी लेंदी होता है, तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। तो तुरंत यहाँ पे अगर आप समझ गए निजी भाषा के बारे में कौन बात करता है, तो आप तुरंत ऑप्शन की तरफ जाएंगे और ये है लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, जहां पे इन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं ना, खुद को फैसिलिटेट करने के लिए अपने आप से बातचीत करते रहते हैं धीरे धीरे बोल करके, उसे ही हम क्या बोलते हैं? निजी भाषा बोलेंगे, प्राइवेट स्पीच बोलेंगे, ठीक है। और जीन प्याजे ने भी एक शब्द दिया है इसी प्राइवेट स्पीच के लिए, जिसे हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक यानी कि अहम केंद्रण, जिसे कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं भाई? अहम केंद्रण। नॉम चॉम्स्की ये भाषा के विकास से संबंधित है। जेरोम ब्रूनर की बात करते हैं तो इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास की ही बात करी हुई है, ठीक है। बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर से रिलेटेड जो भी एक तरीके से स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर भूमिका यानी कि जेंडर रोल, अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति हो सकती है? अब भाई बच्चे के अंदर आप जो एक स्टीरियोटाइपिंग शुरुआत से चली आ रही है ना, गर्ल्स और बॉयज को लेकर के, कि गर्ल्स हैं तो वो प्ले ग्राउंड में नहीं खेलें, और लाइक फिजिकल एजुकेशन न लेकर के उन्हें होम साइंस ले लेना चाहिए, वो उनके लिए बेहतर है, आगे चल के जीवन में काम आएगा। बॉयज हैं
तो वो फिजिकल एजुकेशन ही ले, गेम्स बेहतर है उनके लिए, होम साइंस लेकर के क्या करेंगे ना। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो अलग अलग तरीके से अलग जेंडर के लिए सोच बना करके लोग चले आ रहे हैं ना, एक स्टीरियोटाइपिंग बना करके चले आ रहे हैं। तो उसको आप बच्चों में क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं ना, हटाना चाहते हैं एक तरीके से। तो क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए ना, तो क्या आप जेंडर पृथक बैठाने की व्यवस्था, भाई ऐसा क्यों करेंगे जब हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे में ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, एक जेंडर रोल कंफर्मिटी है ना, इसको हम कम करना चाहते हैं ना, तो इन सब ऑप्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और हम इस चीज पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे प्रॉपर क्लास में, ठीक है, जहां पे हर बच्चे बैठे हुए हैं, फिर मेल हो फीमेल हो, ठीक है। और वहां पे हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे जिससे बच्चे बेहतर समझ पाएंगे। सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, बच्चे आपके साथ तभी बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे ना, इंगेज हो पाएंगे, जब आप उनको एक ऐसी विधि का उपयोग करते हैं ना जो उनके लिए इंटरेस्टिंग है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं करेंगे आप कि बच्चे आप आए क्लास में और लेक्चर मेथड आप अपना रहे हैं, आपने लेक्चर शुरू कर दिया, तो बच्चे कभी आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कथन और तर्क की बात करते हैं, असर्शन रीजन से पहला क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपके टाइम टेकिंग भी होते हैं ना, जो अभी रिसेंटली आपके पैटर्न में चेंज हुआ है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो कथन क्या कहते हैं कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। या फिर बच्चे रट कर स्मरण करने की सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो भाई रट्टाफिकेशन, रोट मेमोराइजेशन तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकता ना, तो ये भी गलत है, ऑप्शन आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। लास्ट की तरफ चलेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ना कि कथन क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को ना देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और तर्क क्या देते हैं कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक ही सीमित नहीं है भाई, वहां पे हर तरह का, जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी हो रखी है, ठीक है, हर तरह के बच्चे इंक्लूड होते हैं, उसे ही हम समावेशन कहते हैं। तो ऑप्शन आपके दोनों बेहतर है। और चलेंगे हम फर्स्ट की तरफ, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अदर 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कैसी वीडियो आपको लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, भाई मोटिवेशन बढ़ता है ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर किया जा सके ना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।